नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की बात करेंगे। साइंस का जो पहला पार्ट हम आपके सामने लेके आएंगे वो आपका मात्रक तथा क्या रहेगा, मापन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें आपको थ्योरी के साथ बताया जाएगा, साथ साथ में फिर इसके बाद जितने भी रेलवे एनटीपीसी के लिए होंगे चाहे रेलवे ग्रुप डी के लिए होंगे उनको हम जितना प्रीवियस क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कराएंगे। ठीक है, तो पहला जो हम करेंगे पहले थ्योरी के साथ इनको आप कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर रहेगा मात्रक तथा क्या रहेगा, मापन रहेगा। तो हम चैप्टरों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइंटिनिया एक शब्द होता है, वहीं से विज्ञान शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। साइंस जो लिया गया है वो साइंटिनिया शब्द से ही लिया गया है। ठीक है, साइंस आपका जो लिया गया है वो साइंटिनिया शब्द से ही लिया गया है। ठीक है, और साइंटिनिया जो होता है लैटिन भाषा का क्या होता है, एक शब्द होता है। यहाँ पे लैटिन भाषा है, साइंटिनिया लैटिन भाषा का क्या होता है, एक शब्द माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हम देखेंगे कि हमारी विज्ञान क्या होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देखिएगा, हमने लिखा कि मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन के से प्राप्त विश्व का वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही आपका क्या होता है, विज्ञान होता है। यानी विज्ञान में आपको ये चीज देखना होता है। देखिएगा, अगर विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान आपका जो होता है विधन, अगर हम ज्ञान की बात करें तो जहां पर ज्ञान का अगर विकास होता है तो वही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। तो मनुष्य जो होते हैं कि अपने अनुभव के आधार पे चीजों को रखते हैं। यानी मनुष्य जो पहले के थे कि कितना अनुभव रखते थे, तो अनुभव के आधार पे यहाँ पर विज्ञान को बताया जाता है। ठीक है, और उसके बाद विज्ञान को जो बांटा जाता है तीन भागों में बांटा जाता है। देखिएगा, मुख्यतः तीन भाग तीन शाखाओं में बांटा गया है। एक आपका भौतिक विज्ञान होता है, एक आपका जीव विज्ञान होता है, एक आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। फिजिक्स बायोलॉजी आपका क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। जिसमें अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि फिजिक्स होता है। इसमें हमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मौसम का बदलना होता है ना, मौसम का बदलना हो, बरसात का होना हो, ठंड का पड़ना होता है। तो प्राकृतिक में जो घटनाएं होती हैं वही हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है, वही हमारा फिजिक्स होता है। फिर एक शब्द यहाँ पर आएगा आपका जो होता है जीव विज्ञान होता है, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हमें जीव जंतुओं का अध्ययन करना होता है, वही हमारा क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक बॉटनी, दूसरा आपका क्या होता है, जूलॉजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना हो वो आपका क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। एक चीज आपका रहेगा जो तीसरा पार्ट होता है, रसायन विज्ञान होता है, जहां पर रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। तो हमने देखा कि विज्ञान जो होता है वो अनुभव के आधार पर चीजों को बताया जाता है। आप ये समझ सकते हैं, देखिएगा विज्ञान का मतलब, साइंस का मतलब होता है कि अपने प्राकृतिक यानी चारों तरफ जो घटनाएं होती हैं उनको देख के अवलोकन किया जाए, उनको समझा जाए, वही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो विज्ञान को हमने यहाँ पर तीन शाखाओं में बांटा है। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक आपका जीव विज्ञान और एक क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। तो भौतिक में हमने कहा कि प्राकृतिक में जो घटनाएं होती हैं उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इसके जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। और आपका फिर आ जाता है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा बायोलॉजी होता है। एक रसायन विज्ञान होता है जिसको केमिस्ट्री, यानी इसमें देखिए रसायन चीजों का अध्ययन किया जाता है और इसके जन्मदाता एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, ये हमारे रसायन विज्ञान के क्या होती है, जन्मदाता होते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान को हमने तीन शाखा पे यहाँ पर बांटा और बताया कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान हमने आपको बार बार फिर समझाया कि अपने चारों तरफ जो भी घटनाएं हो उनको देख के अवलोकन किया जाए, उनको समझा जाए, तो वही हमारा क्या होता है, साइंस होता है, वही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, जो हम पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आपका भौतिक विज्ञान होगा जिसको फिजिक्स होगा। अभी हम फिजिक्स लेके चलेंगे, साथ साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे एनटीपीसी के होंगे, रेलवे ग्रुप बी के होंगे, साथ साथ में थ्योरी के साथ। जब थ्योरी आपका समाप्त हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल कराया जाएगा। लेकिन अभी जो पार्ट हम लेके चलेंगे वो फिजिक्स पोर्सन ही लेके चलेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर आपका क्या होगा, बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले विज्ञान क्या है। तो आपने देखा कि भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर। यानी अपनी प्रकृति, उसको क्या कहा जाता है, नेचर कहा जाता है।
यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई फ्यूसिस शब्द से हुआ है, और इसका अर्थ आपका क्या होता है, प्रकृति एवं क्या होता है, नेचर होता है। भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 350 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले अरस्तु ने ही किया था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि देखिए भौतिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरस्तु ने किया था। अगर आधुनिक जन्मदाता भौतिक विज्ञान को माना जाता है तो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। लेकिन जो शब्द दिए थे कि भौतिक विज्ञान शब्द कोई चीज होता है, वो किसने दिया था, 350 ईसा पूर्व अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, जो कि बायोलॉजी के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, और फिर यहाँ पर आपको बताया गया कि भौतिक क्या होता है। तो आपने देखा कि भौतिकी आपका क्या, जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए वही हमारा भौतिक विज्ञान होता है। हमने कहा कि जैसे आप देखेंगे धूप का निकलना होता है, मौसम का बदलना होता है, बरसात का होना होता है, हवाओं का चलना होता है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन्हीं को देखते हुए जब हम अवलोकन करते हैं उसी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, उसी को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जाना जाता है। यहाँ पर लिखा गया भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। या आप इनसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वही हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि सूरज का निकलना, ये भी एक भौतिक विज्ञान होता है। हालांकि एक पल आगे आप आगे चलते हैं तो वहां भी भौतिक विज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। और भौतिक विज्ञान ऐसा चीज विज्ञान होता है जो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, अगर इनका एक्सप्लेनेशन कोई किया है तो भौतिक विज्ञान ने ही किया है, फिजिक्स ने ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक में हमने अनेक प्रकार की चीजों को देखा कि इसमें तो हमने कहा कि पदार्थ भाई भौतिक गुणों और ऊर्जा के बारे में जब अध्ययन किया जाता है दोस्त, तो वही हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। तो यहाँ पर दो शब्द हमने कहा कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपका जवाब होगा फ्यूसिस से हुई। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है, नेचर। भौतिक विज्ञान का सबसे पहले शब्द किसने रखा था, नाम किसने लिया था, 350 ईसा पूर्व अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने भौतिक शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था। और भौतिक विज्ञान है क्या, तो प्रकृति में जो घटनाएं का अध्ययन किया जाए, प्रकृति में जो घटना होती है उनको अवलोकन किया जाए, समझा जाए, अध्ययन किया जाए, वही हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। उसी को भौतिक विज्ञान से अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भौतिक राशियां जो होती हैं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राशि की बात करते हैं कि हमारी क्वांटिटी क्या होती है। अगर हम राशि की बात करते हैं तो राशि यानी क्वांटिटी क्या होती है, तो जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है वही हमारी क्या होती है, राशि होती है। संख्या का मतलब आप समझ सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी संख्याएं होती हैं, हमारे अंक होते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, राशि होती है। उसके बाद यहाँ पर भौतिक राशियां मैंने लिखा वे राशियां जिनको मापा जा सके तथा उनकी माप संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने देखा कि चाल है, दूरी है, वेग है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि हम 2 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मात्रा के साथ साथ आंकिक मान भी लिखा गया है। यहाँ पर 2 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 मीटर पर सेकेंड की बात की जा रही है, देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि 2 मीटर पर मैंने क्या लिखा है, सेकेंड। तो 2 मीटर तो आपका आंकिक मान हो जाता है और मीटर पर सेकेंड आपको ये चाल बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त 2 मीटर तो आंकिक मान था, ये आपका क्या है, आंकिक मान होता है, इसको हम आंकिक मान कहते हैं। और मीटर पर सेकेंड आपका एक मात्रक होता है, तो वो चीज आपकी क्या बन जाती है, भौतिक राशियां हो जाती है। हमने लिखा वे राशियां जिन्हें मापा जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि मात्रक क्या होता है। हमने कहा कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक देखिए संख्यात्मक मान या आंकिक मान, एक क्या होता है, मात्रक। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 kg, क्या लिख दिया, 2 kg। तो देखिए मात्रक, यहाँ पर मैंने कहा कि मात्रक यानी यूनिट क्या होता है। हमने कहा कि मात्रक में आप देखेंगे कि आप ये देखिएगा कि जैसे आपने देखा कि संख्यात्मक मान जिसको हम आंकिक मान कहते हैं, ये हमारा आंकिक मान होता है। ठीक है, ये हमारा आंकिक मान होता है और इसे क्या होता है, मात्रक होता है। जहां पर ये दोनों राशियों को व्यक्त किया जाता है वो हमारा मात्रक के तहत उनको कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर केजी तो आपका मात्रक हो जाएगा और 2 आपका आंकिक मान हो जाएगा, और इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है परिमाण। उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है कि मात्रक क्या होता है, तो किसी संख्या के पीछे जो मात्रक लिखे जाए वही आपकी क्या होती है, मात्रक। जैसे हमने 2 मीटर लिखा तो मीटर आपका मात्रक होगा, 2 केजी लिखा तो केजी आपका मात्रक होगा, 2 सेंटीमीटर लिखा तो 2 तो आंकिक मान है लेकिन सेंटीमीटर आपका क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 केजी लिखा है दोस्त, तो यहाँ पर 2 तो आपका एक आंकिक मान है लेकिन केजी आपका क्या है, मात्रक है। तो जहां पर आंकिक मान और केजी दोनों को मिला दिया जाता है वो चीज हमारा क्या बन जाता है, परिमाण बन जाता है। आंकिक मान और मात्रक आप दोनों को मिलाएंगे तो वही हमारा क्या बन जाता है, परिमाण बन जाता है। ठीक है, अब भौतिक राशियां तो बहुत देखिए, भौतिक राशियों को अगर हम देखेंगे तो बांट देते हैं। देखिएगा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, 2 भागों में भी बांट के देखेंगे कि भौतिक राशियां 2 प्रकार के भी होते हैं, एक मूल राशियां और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मापन या मात्रक पद्धतियां होता है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको बताएं, देखिएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मात्रक पद्धतियों की अगर हम बात करें तो 1971 में फ्रांस की राजधानी एक पेरिस है, वहां पर महावैज्ञानिकों का एक सम्मेलन, एक बैठक होता है और वहीं पर ये रखी जाती है कि 3 पद्धतियां, अच्छा वो पद्धतियां तो एसआई पद्धति हो जाता है। सबसे पहले हम 3 पद्धतियों के बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करने के पश्चात देखिएगा, उससे पहले देखिएगा अगर हम 3 पद्धतियों को देखें तो एक पद्धति देखिएगा आपके पास क्या रहेगा, एमकेएस। एक पद्धति आपका एमकेएस हो जाएगा, देखिएगा एमकेएस हो जाता है, और एक आपका सीजीएस हो जाता है, एक आपका एफपीएस हो जाता है। ये 3 पद्धतियां जो कि माप तौल की 3 पद्धतियां होती हैं। और आपको बता दें कि इसका जो पूरा नाम अगर देखेंगे तो इसका आपका पूरा नाम आपका क्या हो जाता है, मीटर, और इसका क्या हो जाता है, किलोग्राम। ये आपका किलोग्राम हो जाता है और इसे आप क्या कहेंगे, सेकेंड कहा जाएगा। ये सी से आपका सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ग्राम, और ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंड। ये आपका फुट हो जाता है, ये आपका पाउंड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और क्या होता है, सेकेंड। ये सब पता है किसकी पद्धतियां, किसके मात्रक हैं, तो आपका जवाब होगा लंबाई होता है ये, और ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ये आपका क्या होता है, समय होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान और क्या, समय। अगर लंबाई, द्रव्यमान, समय की यहाँ पर बात की जाती है, 3 राशियां ऐसी राशियां जो मुख्यतः, इनको मुख्यतः राशि, मूलतः राशि माना जाता है। ठीक है, तो जैसे आप त्रिकोणमिति वगैरह में पढ़े होंगे तो वैसे यहाँ पर मुखिया 3 ही मानी जाती है, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय से हम वस्तु को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अगर 3 राशियां हमें मुख्यतः मिल जाती हैं तब। ठीक है, वैसे तो 7 हो जाती है, फिर 9 माना जाता है, लेकिन मुख्यतः हम राशियों को, मूल राशियों में 3 ही रखा जाता है दोस्त, एक लंबाई, द्रव्यमान और क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पर सभी के सामने सामने हमने यूनिट यानी उनका मात्रक लिख रखे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि एमकेएस का पूरा नाम पहले बताइए तो आपका जवाब होगा मीटर, किलोग्राम और क्या होगा, सेकंड होगा। सीजीएस का पूरा नाम बताइए तो सेंटीमीटर, ग्राम और क्या होगा, सेकंड होगा। एफपीएस का पूरा नाम बताइए तो फुट, पाउंड और क्या होगा, सेकंड होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि एमकेएस, अच्छा आपको बताए लंबाई के सामने सारे मात्रक होंगे, मीटर, सेंटीमीटर, फुट होगा, द्रव्यमान के सामने किलोग्राम, ग्राम और पाउंड होगा, समय के सामने सेकंड, सेकंड और क्या होगा, सेकंड होगा। समय एक ऐसा मात्रक है दोस्त की तीनों पद्धतियों में उसका सेकंड ही रखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक बताइए, एमकेएस पद्धति में बताइए, तो द्रव्यमान के सामने एमकेएस में जाएंगे तो आपका जवाब होगा क्या, किलोग्राम होगा। तो आप देखेंगे कि द्रव्यमान, आप देखिए आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में बताइए, तो द्रव्यमान के सामने पहले एमकेएस में जाएंगे और फिर देखेंगे क्या उसका मात्रक है, तो आपका जवाब होगा किलोग्राम होता है। यही अगर सीजीएस में पूछा जाता तो आपका जवाब ग्राम में आता, अगर ये एफपीएस में पूछा जाता तो आपका जवाब किस में आता, पाउंड में आता। ठीक है, हाँ अगर अब आपसे कहा जाए भाई कि लंबाई का मात्रक एफपीएस में बताइए, लंबाई के सामने एफपीएस में जाएंगे तो आपका जवाब क्या होगा, फुट का होगा। तो आप यहाँ पर फुट का जवाब देते हैं। और लंबाई का मात्रक एमकेएस में बताइए तो आपका जवाब क्या होगा, मीटर। अगर सीजीएस में बताइए तो आपका जवाब क्या होगा, सेंटीमीटर होता है। तो तीनों को हमने सामने सामने आपको समझाया कि लंबाई, द्रव्यमान और क्या होता है, समय। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और क्या होता है, सेकेंड होता है। इस तरीके से हमने तीनों पद्धतियों के बारे में यहाँ पर प्रचलित तीनों पद्धतियां होती हैं, लेकिन ये तीनों पद्धतियां ज्यादा दिन तक ना चल सका, क्योंकि जब आयात निर्यात में क्या होता था, पूरा घोटाला हो जाता था। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर
अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों की बैठक होती है और ये बैठक 1971 में आपकी हुई थी। और 1971 में फ्रांस की राजधानी एक पेरिस है, वहां पर महान वैज्ञानिकों की एक अधिवेशन होता है जहां पर वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठते हैं और बैठक में चर्चा होती है कि अगर इस तरीके से होता रहेगा तो हम आपका चोरी करेंगे माल और हम आपका चोरी करेंगे, तो एक देश दूसरे देश से चोरी करता रहेगा, ऐसे में कोई बचत नहीं होगा। तो इस दौरान वैज्ञानिकों की बैठक के दौरान वहां से एक नई नाम रखा गया जिसका नाम होता है एसआई। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल होता है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पद्धति कहा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से इसको जाना जाता है। ये पद्धति कोई माप तौल की पद्धति नहीं होता, बस अंतरराष्ट्रीय के तहत रखा गया है कि मतलब इसका मतलब होता है कि हर देश में अब यही लागू होगा, यही माप तौल लागू होगा, कोई अलग अलग देश में कोई अलग अलग माप तौल नहीं होगा। तो इसलिए एसआई एक नाम रखा गया है, लेकिन मापने के लिए एसआई को ही कन्वर्ट किया गया है, किसमें, एमकेएस में ही कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब है कि एसआई का दूसरा रूप ही होता है दोस्त, एमकेएस होता है। फिर से बताएं, एसआई कोई मापने वाली चीज नहीं होता है, बस इसका एक नाम, नया नाम रखा गया है कि सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पद्धति कहा जाता है, लेकिन इससे कोई मापा नहीं जाता, बल्कि यही चीज किसमें कन्वर्ट किया गया है, एमकेएस में कन्वर्ट किया गया है, जिसको मीटर किलोग्राम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। अगर हम कहें आपसे भैया कि एसआई पद्धति में मापिए, तो आपको समझ जाना है कि हमें एमकेएस में ही कहा जा रहा है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में ही कहा जा रहा है। अगर आप मीटर किलोग्राम सेकंड में मापते हैं तो समझ जाना कि एसआई पद्धति में मापते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इस तरीके से माप तौल की तीन पद्धतियां हो जाती हैं। तो पहले तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस चला करता था, लेकिन उसके बाद अब जो चल रहा है वो एसआई पद्धति चल रहा है। और एसआई पद्धति में दोस्त कौन चल रहा है, एमकेएस चल रहा है, जिसको हम मीटर किलोग्राम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो इस तरीके से तीनों पद्धतियां हो जाती हैं। अब इस पे हम थोड़ा देखते हैं, देखिएगा। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें, अब जैसे यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि भौतिक में मापन के लिए तीन पद्धतियां निम्नलिखित हैं। मापन पद्धतियां मेजरमेंट ऑफ सिस्टम होता है, जिसमें हमने आपसे कहा कि जैसे एमकेएस होता है दोस्त, तो एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम और क्या होता है, सेकंड होता है। और आपको पता है कि देखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रहेगा और समय का मात्रक क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक उसी प्रकार से सीजीएस की बात की गई है, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या होगा, सेकंड होगा। तो आपसे कहा जाए फिर वही लंबाई, द्रव्यमान और क्या होगा, समय। लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। अगर एफपीएस की बात की जाती है तो फुट, पाउंड और क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लंबाई को फुट देखा जाए, द्रव्यमान को पाउंड देखा जाए और समय को किस में देखा जाता है, सेकंड में देखा जाता है। इस तरीके से तीन पद्धतियां हो जाती हैं, तीनों का हमने नाम आपको दिखाया, एमकेएस, सीजीएस और क्या होता है, एफपीएस होता है। लेकिन ये पद्धतियां ज्यादा दिन तक प्रचलित में ना रहकर फिर उसके बाद कौन सी पद्धति आता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पद्धति होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको एसआई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस लिखा गया वही बात आपको जो बताया 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिला। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है, ये हर देश में लागू हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक पे भी हम चर्चा करें, क्योंकि पहले मूल राशियों पर समझेंगे, उसके बाद हम उनके मात्रकों को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमने यहाँ पर अभी आपको समझाया कि हमारी पद्धतियां होती हैं, तीन पद्धतियां हैं, लेकिन 3 पद्धतियां प्रचलित ना होके हमारी एसआई पद्धति प्रचलित में रहती है। और एसआई का ही नाम क्या रखा गया है, एमकेएस ही रखा गया है। तो एसआई का जो दूसरा नाम होता है वो कौन सी पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति होता है, जिसको मीटर किलोग्राम क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आएगा तो आपको आगे पद्धतियों पे आगे कोई भी मात्रक अगर आपको रहेगा, एसआई पद्धति कहा जाए, एमकेएस कहा जाए, सीजीएस कहा जाए, अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप किसी का मात्रक फिर उल्टा गलत सही बता देंगे, आप सही नहीं बता पाएंगे। तो पद्धतियों के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपकी मूल राशियां होती हैं, यहाँ पर देखिएगा, मूल राशियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां
जो अन्य राशियों से मिलकर न बनी हो, जो सिर्फ अपने आप से बनी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। किसी दूसरे के सहारे ये नहीं रहते, अपने आप से खुद तैयार रहते हैं, अपने आप से खुद मोटिवेट होते हैं, अपने आप से खुद बनते हैं। हमने लिखा है कि वो राशियां जो अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, और इनसे प्राप्त मात्रा को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रा कहा जाता है। तो हमारे पास 7 मूल मात्रक होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। देखिए, न होते तो न होते, एक रेडियन स्टेरेडियन हो जाता है, लेकिन अभी हम मूल राशियों की जो चर्चा करेंगे वो सहायक में हो जाते हैं। जो वास्तव में होते हैं वो 7 मूल राशियां होती हैं। तो मूल राशियां जो होती हैं सिर्फ अपने आप से बनी होती हैं, वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती। अब लंबाई को आपने देखा, चाहे चौड़ाई को आपने देखा, चाहे ऊंचाई को आपने देखा, तो लंबाई अगर कोई चीज है तो लंबाई में कोई चौड़ाई इंक्लूड नहीं होता, तो सिर्फ लंबाई ही होता है। द्रव्यमान हो, ताप हो, ज्योति तीव्रता हो, पदार्थ की मात्रा हो, विद्युत धारा हो, ये सब अपने आप से बने होते हैं, ये किसी के सहारे से नहीं बने होते हैं। जो किसी के सहारे से ना बने हो तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहा जाता है। एक शब्द आगे आएगा, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो व्युत्पन्न को कोई पैदा करेगा, जो किसी के सहारे से उत्पन्न होता है, उसी को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और उसमें सहारा कौन देगा? मूल राशियां देगी। तो मूल राशियां जब मिलती हैं तभी व्युत्पन्न राशियां बनता है। लेकिन मूल राशियों से जो उत्पन्न हुई है वो किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी मूल राशियां होती हैं, ये आपकी मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां आपकी हैं संकेत, और इनकी क्या रखा गया है? बीमा रखा गया है। अब जैसे मूल राशियों की अगर हम बात करते हैं तो मूल राशियां सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ठीक है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक है, तो अब इनसे जो प्राप्त मात्रक होंगे उनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहा जाता है। अब लंबाई अपने आप से बना होता है, किसी के सहारे से नहीं बना होता, तो लंबाई को हम दोस्त मूल राशियां कहेंगे। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान भी अपने आप से बना होता है, किसी के सहारे से नहीं बना होता, द्रव्यमान को मूल राशियां कहते हैं। समय की बात आ जाए, समय अपने आप से बने होते हैं। अब जैसे लंबाई का मात्रक कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मीटर होता है। और मीटर का जो संकेत होता है वो क्या होता है? स्मॉल m होता है। द्रव्यमान केजी से हो, लेकिन द्रव्यमान को जो सिंबल होता है कैपिटल एम होता है। और यहाँ पर मीटर को किससे लिखा जाता है? स्मॉल एम से लिखा जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, केजी होता है। समय सेकंड, और इसका सिंबल क्या होता है? यस होता है। तापमान का मात्रा केल्विन को किससे लिखा जाता है? के से। विद्युत धारा एम्पियर होता है, ए से लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल और MOL से लिखा जाता है, जिसको हम मोल के नाम से जानते हैं। और इनसे देखिएगा, आपने देखा कि मूल राशियों से ही प्राप्त मात्रा को हम मूल मात्रा कहते हैं। ये सभी उनसे प्राप्त है तो इनको हम क्या कहेंगे? मूल मात्रा कहेंगे। और मूल मात्रा यहाँ पर सिंबल भी लिखे गए हैं। अगर कहीं पर केल्विन आ जाता है तो केल्विन को हम के से लिखते हैं। सेकंड आ जाता है तो एस से लिखा जाता है। किलोग्राम आ जाए तो केजी से लिखा जाता है। मीटर आ जाए तो स्मॉल m से लिखा जाता है। कैंडेला आ जाता है तो CD का प्रयोग करते हैं। मोल आ जाता है तो MOL का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बीमा की भी बात आ जाए, अगर बीमा आपको अच्छा जानकारी रहेगा तभी आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया आयतन का हो, क्षेत्रफल का हो, वेग हो, विस्थापन हो, इन सब का बीमी सूत्र निकालिए। तो अगर आपको बीमा, सातों बीमा को ज्ञात रहेगा, सातों बीमा पता रहेगा, तो आसानी से आप चाहे जिसका बीमे सूत्र पूछा जाए, आप आसानी से बीमे सूत्र को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर दोस्त आपसे बताया गया है कि लंबाई की जो बीमा होती है तो आप बताएंगे कैपिटल एल होता है। और बीमा को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है कि बीमा की हम कैसे पहचान करते हैं। तो बीमा की पहचान बड़ा ब्रैकेट से होता है, कैपिटल अक्षर से होता है। आप अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो समझ जाना कि बीमा की बात की जा रही है। तो लंबाई की बीमा कैपिटल एल होता है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होता है, समय की बीमा कैपिटल टी होता है, और यहाँ पर तापमान की बीमा थीटा होता है। एम्पियर का क्या? विद्युत धारा का कैपिटल ए होता है। ज्योति तीव्रता का CD या C होता है। पदार्थ की मात्रा का MOL या क्या होता है? यल होता है। तो इस तरीके से अगर सातों बीमीय सूत्र, आपको सातों बीमा पता है तो आप आसानी से बीमीय सूत्र को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं।
जो किसी से नहीं सिर्फ अपने आप से बने होते हैं और साथ साथ में उनके मूल मात्रक होते हैं, उनसे प्राप्त मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। और मूल मात्रक के सिंबल भी यहाँ पे लिखे गए हैं और साथ साथ में आपको बताएं कि उनकी बीमा भी लिखी गई है। ये सातों बीमा आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे आपका जो बीमीय सूत्र निकालने के लिए बड़े बड़े अक्षरों का कहा जाता है तो आराम से आप उनका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं जब ये सातों बीमा आपको पता रहेगा तब। ठीक है, तो ये सातों बीमा आपको रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के बीमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि मैंने अभी दोस्त आपको बताया कि मैंने अभी तुरंत बताया फिलहाल में हमारी जो मूल राशियां होती हैं वास्तव में 9 होती हैं, लेकिन 7 जो होती हैं वो मुख्यतः होती हैं 2 सहायक होते हैं। तो सहायकों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक हमारा समतल कोण होता है जिसको प्लेन एंगल कहा जाता है, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसे RAD से हम व्यक्त करते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे आपको बताएं कि कोई अगर वृत्त हो, यहाँ पर मैंने एक वृत्त की बात की तो एक वृत्त की बात की। अब एक वृत्त में अगर छोटा सा भाग अगर हम जैसे काट लेते हैं, ये वृत्त का एक छोटा सा भाग मैंने काट लिया तो इसका चाप कहलाता है, ये हमारी चाप की लंबाई होती है। तो वृत्त का छोटा सा हिस्सा जब हम काटते हैं वो आपका वृत्त का क्या होता है, चाप होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे कहता है इसका मात्रक रेडियन से RAD से व्यक्त किया जाता है। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं किस तरीके से, देखिएगा कि हमारा क्या है ये समतल कोण, प्लेन एंगल क्या होता है। जिससे यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमने चाप ले लिया और देखिए छोटा सा आपका चाप है, ये चीज यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे बना दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण हमारे पास क्या है, थीटा है, चाप की लंबाई स्मॉल l है और इसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है। क्योंकि दोस्त जब इसको आप डैश डैश करके मिलाएंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। वही वृत्त का छोटा सा खंड काट के मैंने बाहर किया है, उसको चाप की लंबाई बोलते हैं। और आपको पता है कि उस चाप का भी तो एक सेंटर होता है कहीं ना कहीं, इसका सेंटर हो गया, इसका केंद्र है और केंद्र से परत तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ पर कोण मैंने क्या माना है, थीटा माना है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर मुझे एक फार्मूला पता होता है, फार्मूला वो हमारा क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, ये चाप बटे त्रिज्या। कोण को थीटा से लिखा जाता है, चाप की लंबाई को किससे लिखा जाएगा, L से, और त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा, R से लिखा जाता है। इस तरीके से मैंने देखा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण को थीटा से लिखा जाता है, चाप की लंबाई को स्मॉल l से लिखा जाता है और त्रिज्या को स्मॉल r से लिखा जाता है। ये हमारा हो जाता है क्या, समतल कोण। तो समतल कोण का मतलब होता है कि एक वृत्त का काटा हुआ हिस्सा, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसी को समतल कोण के नाम से जाना जाता है। ये तो एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा था दोस्त, ये वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यानी चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहा जाता है। तो देखिएगा चाप के द्वारा, यहाँ पर बताते हैं कि चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, जो कोण आंतरित होता है, कोण आंतरित होता है उसे हम समतल कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। ये हमारा समतल कोण हो जाएगा। ठीक है, ये समतल कोण हो जाता है। तो ये हमारा समतल कोण जो कि थीटा से लिखा जाएगा। एक चीज आपका आता है ठोस कोण, जिसको हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे SR से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका SR हो जाता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन किससे लिखा जाता है, SR से लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर छोटा सा वृत्त की हम बात करते हैं, छोटा सा आपका वृत्त हो जाता है। ठीक है, और वृत्त का मान लेते हैं कि छोटा सा हिस्सा अगर हम पकड़ लेते हैं, वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा हम पकड़ लें, ये छोटा सा, और इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, त्रिज्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहा जाता है, स्टेरेडियन कहा जाता है। इसे आप देखेंगे d ओमेगा से लिखा जा रहा है। ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है उसी को ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल कहा जाता है। अब जैसे देखिए एक वृत्त मैंने बनाया और एक वृत्त में छोटा सा भाग पकड़ना है, छोटा सा खंड पकड़ना है। पहले तो आप बताइए, अगर पूरी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कहेंगे कैपिटल A होता है, अगर उसमें छोटा सा खंड पकड़ा जाए तो आप कहेंगे DA होता है। और DA यानी
छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, घन कोण, या आप देखेंगे ठोस कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये भी कोण बराबर 4 क्या होता है, त्रिज्या। आपको पता है कि इसका भी फार्मूला ओमेगा बराबर a बटा आपके पास क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ओमेगा बराबर a बटा आर स्क्वायर, या अवकलन के फॉर्म में लिखें तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आपके पास क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ओमेगा होता है। ओमेगा को घन कोण से लिखा जाता है, लेकिन जब पूरे सर्कल की बात की जाए तब तो ओमेगा बराबर a बटा आर स्क्वायर होता है। अगर एक छोटे से कोण की बात की जाती है उसको डी ओमेगा से लिखा जाता है, जो कि अवकलन के फॉर्म में लिखा गया है। डी ओमेगा बराबर डी ए बटा कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम समतल कोण के बारे में समझा और साथ साथ में घन कोण यानी ठोस कोण के बारे में समझा। समतल कोण को थीटा से लिखा जाता है, थीटा बराबर एल बटा आर होता है, और ठोस कोण सॉलिड एंगल होता है, उसको आप किससे लिखेंगे, डी ओमेगा से। और डी ओमेगा बराबर आप देखेंगे डी ए बटा आर स्क्वायर होता है। अगर अवकलन अगर पूरे वृत्त की बात की जाती है घन कोण में तो ओमेगा बराबर कितना होता है, a बटा आर स्क्वायर होता है। तो एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा कोण पर यानी केंद्र पर जितना कोण आंतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण या ठोस कोण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अब ये व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। बिना मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां नहीं उत्पन्न हो सकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं तथा उनके मात्रक को क्या कहते हैं, मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है और उसे तथा उनके मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसको व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने क्षेत्रफल की बात की, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि लंबाई भी होता है, साथ साथ में क्या होता है, चौड़ाई भी होता है। अब लंबाई चौड़ाई हमारी क्या है, ये मूल राशि है। तो आपने देखा कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें आप मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है, अब जैसे क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया। अब वेग की बात करते हैं तो वेग विस्थापन बटे आपके पास क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है, देखिए वेग हो क्षेत्रफल हो तो वो चीज आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। यानी वेग हो क्षेत्रफल हो इन सब का फार्मूला बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब एक बीमा होता है कि डायमेंशनल किसको कहा जाता है, भौतिक राशि को मूल मात्रा में व्यक्त करने पर उस पर लगे मात्रा को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जैसे यल गुणे जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, कैपिटल यल इंटू यल, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप जानते हैं कि लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई की बीमा कैपिटल एल होता है, चौड़ाई की बीमा कैपिटल एल होता है, तो इनका स्क्वायर गुणा होगा तो क्या होगा, एल स्क्वायर आएगा। इसको तो हमने थोड़ा ऐसे लिख दिया है बनाने के लिए, m घात 0 एल स्क्वायर टी घात 0, क्योंकि किसी का घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है, इसलिए मैंने m घात 0 लगा दिया, टी घात क्या लगा दिया, 0। अब चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या, इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल की बीमा द्रव्यमान में शून्य है। अब देखिए, आप देखते हैं द्रव्यमान के ऊपर घात में क्या लगा है, शून्य, तो इसकी बीमा क्या होगी, शून्य होगा। जैसे समय की बीमा क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन लंबाई की बीमा क्या होगा, 2 होगा। तो कोई भी आप देखेंगे, आपने कोई भी बीमा के ऊपर जो घात लिखा जाता है, बीमा पे जो घात चढ़ाकर लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, देखिएगा, देखिए किसी भी बीमा के ऊपर जो घात लगा के चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीमा के नाम से जानते हैं। इसका यही मतलब समझ में आता है। जैसे यहाँ पर मैंने m घात 0 एल स्क्वायर टी घात 0 दिया था, मैंने देखा कि m के ऊपर, l के ऊपर, t के ऊपर जितने घात लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीमा के नाम से जानते हैं। तो कोई भी आप बीमे सूत्र जब निकालिएगा, ऊपर जो घात लगे होते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है, बीमा के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने LT घात -2 लिख दिया, तो आपको पता है कि m घात 0 LT घात -2 होगा, तो द्रव्यमान का बीमा कितना है, 0, लंबाई की बीमा कितना है, 1, और समय की बीमा क्या है, -2 है। तो इस तरीके से हम बीमा को यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर लिखाना स्टार्ट करेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई, दूरी और क्या हो, विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
तो लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, इनका जो मात्रक होगा देखेगा वो आपका क्या किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एल से। और बीमा की अगर हम बात की जाती है कि बीमा किससे होगा, तो बीमा कैपिटल एल से लिखा जाता है। जब भी लंबाई की बात करें, दूरी की बात करें, विस्थापन की बात करें, ठीक है, ऊंचाई की बात करता है, तो इसकी बीमा पूछता है तो बीमा आप हमेशा क्या बताएंगे, कैपिटल एल बताएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल आया, तो अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल का कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता है कि ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई की बीमा कैपिटल एल होगा, चौड़ाई की बीमा कैपिटल एल होगा, तो ये कैपिटल क्या आएगा, एल स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीमे निकालते हैं। जैसे आयतन की बात की जाती है कि आयतन को बताइए, लंबाई और गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ये कैपिटल एल होगा, ये कैपिटल एल होगा, ये कैपिटल क्या होगा, एल। क्योंकि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सभी का कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल होता है। इसका कितना निकल के आएगा, एल क्यूब निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी आप देख सकते हैं व्युत्पन्न राशि को उनका हम बीमीय सूत्र भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि लंबाई है, आयतन है, तो आयतन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हमने देखा कि अगर लंबाई को देखा जाए तो मीटर, भाई मात्रक की बात करें, मीटर को यम से लिखा जाता है। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर यम से लिखा जाता है। ऊंचाई का भी मात्रक मीटर यम से लिखा जाएगा। तो आगे कितना निकल के आता है, यम क्यूब निकल के आता है। हालांकि बीमा की बात करते हैं तो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई, चाहे ऊंचाई, यल से लिखा जाता है, तो क्या निकल के आएगा, यल क्यूब निकल के आता है। उसके बाद जैसे चाल की बात की जाती है तो दूरी बटा समय होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ऊपर जाएगा तो मीटर घाते सेकंड, मीटर इंटू सेकंड घाते -1। और बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो एलटी घात -1 आता है। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि चाल होता है, चाल का दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी की बीमा कैपिटल एल होता है, समय की बीमा कैपिटल टी होता है। अब ऊपर जाएगा तो एल टी घात कितना आएगा, -1 आएगा। इस तरीके से किसी भी व्युत्पन्न राशि का हम क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। अगला चाल का अगर हम निकालना चाहें बीमीय सूत्र, तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होगा, समय। अब दूरी की जो बीमा होती है यहाँ पर आप देखें तो ये कैपिटल क्या होगा, एल, और समय का क्या होता है, कैपिटल टी। अब इस पर +1 घात है, ये ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, एल टी घात -1 बन जाता है। तो आपको छोटे मोटे जो आपकी इस तरीके से है, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तो बल तक यानी आपको पता होना चाहिए, तो बड़े चीजों को आप आराम से निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे वेग की बात की है तो विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। अगर यहाँ पर विस्थापन बटे समय की बात कर रहा है तो देखिए विस्थापन का भी कितना होता है, कैपिटल एल होता है, और समय का भी क्या होता है, कैपिटल टी। ऊपर जाएगा तो एल टी घात -1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण में आप देखेंगे वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन बटे समय में क्या होता है, अंतर। समय में अंतर, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि हम इससे पहले वेग का बीमीय सूत्र एल टी घात -1 आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप आराम से एल टी घात -1 लिखेंगे और बटे में आपके पास समय क्या है, टी। अब ऊपर जाएगा तो आपको पता होना चाहिए एल टी घात -1 और यहाँ पर टी घात -1, तो आगे क्या बन के आएगा, एल टी घात -2 बन के आता है। तो इस तरीके से हमने त्वरण का बीमीय सूत्र निकाला, एल टी घात कितना निकाला, 2 निकाला। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम बल की बात करते हैं तो आगे हम आपको बता देते हैं कि बल का कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा बल, तो आपको पता है ये बल है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल को लिखा किससे जाता है, एफ से, द्रव्यमान को ए से, त्वरण को किससे लिखा जाता है, एम से। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, द्रव्यमान का तो कैपिटल एम ही होता है और यहाँ पर क्या है, त्वरण। अब हमें पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर क्या होता है। हमने देखा कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय में अंतर होता है। समय में अंतर आपका रहेगा, और वेग का तो हमें पता नहीं, तो पहले हम वेग का निकालते हैं। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, और विस्थापन का हमने कहा कि एल होता है, समय का क्या होगा, टी। तो एल टी घात माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से मैंने वेग का निकाल लिया एल टी -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल टी घात -1 और बटे समय का कैपिटल क्या होगा, टी।
ऊपर जाएगा तो प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा -2। तो हमने त्वरण का निकाला, त्वरण का कितना निकल के आया LT घात माइनस कितना निकल के आया 2। इस तरीके से हमने देखा MLT घात कितना आता है -2 आता है, ये बल। तो बल का हमने निकाला, तो बल का विमीय सूत्र कितना निकलता है MLT घात -2 निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बल का निकाल लिए। ऐसे संवेग का निकालना है तो P बराबर M गुणे क्या होता है B होता है। अब आपको पता है कि M है द्रव्यमान है, तो एक इसका क्या होता है कैपिटल M होता है। यहाँ पर वेग है तो ये LT घात कितना होता है -1 होता है। तो इस तरीके से MLT घात कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो संवेग का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा MLT घात -1 हो जाता है। तो चाहे बल हो चाहे संवेग हो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे बेसिक चीजों को आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर आवेग की बात कर रहा है तो आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। समय का यहाँ पर क्या होगा सूक्ष्म समय लिया जाएगा, तो बल गुणे क्या होता है सूक्ष्म समय। अब आपको पता है जैसे आवेग को निकालना है तो I बराबर F गुणे डेल्टा T होता है। तो भैया बल का MLT क्या होता है घात -2 होता है, और यहाँ पर समय का T होगा। तो इस तरीके से ML और देखिए -2 यहाँ पर +1, तो आपके पास क्या आएगा -1 आएगा। तो I का मैंने क्या निकाल लिया MLT घात -1 निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पर दाब की बात कर रहा है तो P बराबर F बटे क्या होता है A होता है। दाब का फार्मूला है बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का हम जानते हैं MLT घात -2 होता है, और क्षेत्रफल का क्या होगा L² होगा। एक L से L कट जाएगा तो MT घात -2 तो रहने दें, और एक L नीचे बचेगा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ML घात -1 और T घात माइनस कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से हम दाब का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बल का आवेग का निकाला, दाब का निकाला। इसी तरीके से पृष्ठ तनाव का बल बटे क्या होता है दोस्त लंबाई होता है, और आपको पता है कि MLT घात -2 बल का हो जाएगा, लंबाई का सिर्फ कितना होगा L होगा, L से L कट जाएगा तो MT घात माइनस कितना आएगा 2 आएगा। तो MT घात -2 आएगा। देखिए पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है, इसका MLT घात -2 क्योंकि बल का हो गया, लंबाई का L, एक L से एक L काट दिया तो मैंने MT घात माइनस कितना बचा 2 बचा। तो इस तरीके से इसका हम विमीय सूत्र यहाँ पर निकाला जा सकता है। चलिए अगला घनत्व है। घनत्व का निकालना चाहे तो हमें पता है कि घनत्व बराबर रो बराबर M बटे क्या होता है B होता है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और द्रव्यमान का कितना होता है कैपिटल M होता है, और आयतन का क्या होगा L³ होता है। तो आपको पता है जब ऊपर जाएगा तो ML घात -3 हो जाएगा। इस तरीके से घनत्व का निकाल सकते हैं, ML घात माइनस कितना 3 निकाल सकते हैं। ये घनत्व का हो जाता है। कोणीय वेग को बोला है तो रेखीय वेग बटे क्या होता है त्रिज्या होता है। रेखीय वेग बटे क्या होता है त्रिज्या। तो वेग का हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए वेग है, रेखीय वेग है, वेग रहेगा तो वेग का कितना होता है LT घात -1 होता है, और त्रिज्या क्या एक प्रकार की लंबाई होगा, इससे कट जाएगा तो T घात कितना आएगा -1 आएगा। तो इस तरीके से हम कोणीय वेग का निकाल सकते हैं। अब जैसे कार्य बराबर बल गुणे क्या है विस्थापन, आपको पता है WF गुणे क्या होता है दोस्त S होता है। बल का कितना होता है MLT घात -2 होता है, और विस्थापन एक तरह की क्या है लंबाई, तो यहाँ पर कितना होगा L होगा। तो यहाँ पर ML² और T घात माइनस कितना होता है 2। ये वर्क एंड एनर्जी यानी वर्क का हो जाता है, चाहे वर्क कार्य हो चाहे ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा होता तब भी उसका विमीय सूत्र कितना होता ML² T घात -2 होगा। इस तरीके से हम कार्य का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर आपने देखा बल गुणे क्या होता है विस्थापन, और बल को F से विस्थापन को S से। हालांकि बल का जो विमीय सूत्र होता है हम जानते हैं MLT घात माइनस कितना होता है 2 होता है, विस्थापन L होता है, L का मल्टीप्लाई ML² T घात कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोणीय विस्थापन है और यहाँ पर शक्ति की बात कर रहा है कार्य बटे समय। आपको पता है शक्ति P बराबर W बटे क्या होता है T होता है, और आपको पता है कि अभी मैंने W का निकाला, और W का कितना निकाला दोस्त ML² T घात -2 निकाला। तो यहाँ पर आप देखिए रखेंगे ML² T घात -2 रखेंगे, और समय का कैपिटल T होता है, ऊपर जाएगा तो +1 -1 हो जाएगा, तो ML² T घात -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम
शक्ति का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुरुत्वीय विभव की बात कर रहा है, कार्य बटे द्रव्यमान होता है, कार्य बटे द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि कार्य को कितना भी मैंने बताया ml स्क्वायर टी घात -2 बताया, और यहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है m, इससे m से m कट जाएगा तो दोस्त हमारे पास l स्क्वायर टी घात -2 आएगा। इस तरीके से हम गुरुत्वीय विभव का भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। अब ये बल और बल आघूर्ण से अक्ष से लंबवत दूरी हो जाता है तो बल का ml टी घात -2 हो जाएगा, और लंबवत दूरी का क्या होता है l, तो ये कितना निकल के आएगा ml स्क्वायर टी घात -2 निकल के आता है। इस तरीके से इसका भी विमीय सूत्र हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस सब विमीय सूत्र को फार्मूला आपको पहले याद करना पड़ेगा, फार्मूला पता रहेगा, मात्रा भी पता रहेगा, तो आराम से आप विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं, आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इन सब फार्मूले को हमने यहाँ पर देखिए, ऊर्जा बटे आवृत्ति है, ठीक है, आपका जैसे कार्य ऊर्जा एक ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल या वेग प्रवणता का गुणनफल होता है, श्यानता गुणांक आता है। इन सब चीजों को आप निकालिएगा, ठीक है, इनको क्योंकि फार्मूला भी निकला है, फार्मूला भी लिखा हुआ है, फार्मूले के माध्यम से निकालिएगा और मिलाइएगा कि अपने मन से देखिएगा। इसको बंद करके पहले लिख के गुरुत्वाकर्षण नियतांक को लिखिए, और लिखने के बाद देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद हो जाए तो फिर उसमें अप्लाई करिएगा, रखिएगा, फिर बाद में मिलाइएगा कि आपका सही है या गलत है। इस तरीके से इनको करेंगे। ऐसे यहाँ पर धारिता की बात होती है, और फार्मूला तो आप जरूर याद कर ले, क्योंकि फार्मूला याद रखेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पर काम देने वाला है। जैसे यहाँ पर फ्लक्स की बात हो रही है, प्रतिरोधकता की बात हो रही है, गुरुत्व ऊष्मा की बात हो रही है, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसमें ऊर्जा बटे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जूल प्रति क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए ऐसे कोणीय संवेग है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग है, और यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या होता है, भार द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वेट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर ये बताया जाता है, कुछ राशियां ऐसी होती है जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी राशियां ऐसी होती हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी बताइए राशियों का नाम बताइए जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, या mlt घात -2 दे दिया, बताएगा ऐसी दो राशियों का नाम बताइए जिनके यही विमीय सूत्र होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा, प्रवणता या भार, बल या क्या होता है, प्रणोद होता है। तो इसको यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रणोद लिखेंगे। एक प्रकार का बल होता है, यानी किसी सतह पे लंबवत जब आप बल लगाते हैं तो वहां पर बल, कौन सा बल लगता है, प्रणोद बल लगता है, उसे तो हम क्या कहते हैं, प्रणोद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे बताया जाता है दोस्त, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। अब जैसे आवृत्ति की बात करें, या कोणीय आवृत्ति की बात करें, या कोणीय वेग या वेग प्रवणता या प्लांक नियतांक की बात करें, तो इसका हमेशा आप देखिएगा यही इसका विमीय सूत्र होता है, m घात 0 l घात 0 t घात माइनस कितना होता है, 1। जैसे चाल और वेग की बात हो रही है, चाल और वेग का दोनों का समान होता है, lt घात -1 होता है। ऊर्जा, प्रवणता, भार, बल, प्रणोद, ये mlt घात माइनस कितना होता है, 2। यहाँ पर कार्य, आंतरिक देखिएगा, आंतरिक क्या होगा, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बल युग्म, इसका कितना होता है, ml स्क्वायर t घात -2 होता है। संवेग और आवेग की बात की जाए, इनका भी विमीय सूत्र आपस में क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर जैसे दाब, प्रतिबल है, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, सॉरी यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और दृढ़ता, ये आपका दृढ़ता शब्द यहाँ पर रहेगा, दृढ़ता प्रत्यास्था, दृढ़ता गुणांक या ऊर्जा घनत्व, इनका विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। सभी का जितने भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, सबका विमीय सूत्र एक जैसा ही होता है। यहाँ पर लिखा गया गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ये देखिए, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा होगा, ये चौथा, ये किसके लिए, पांचवें के लिए, ये छठवें के लिए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका 7वां पॉइंट बनेगा, ये 8वां हो जाएगा, ठीक है, 8वां, और आपका कितना होगा, 9वां। तो 7वें में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो, इनका lt घात कितना होता है, -2 होता है। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक का ml स्क्वायर t घात -1 होता है। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा की बात करें तो ml घात -2 होता है। ये ऐसी राशियां हैं, ऐसे मूल राशियां हैं जिनके मात्रक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चले ऐसे कुछ यहाँ भी है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका है।
क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपका 10वां पॉइंट, ये आपका 11वां पॉइंट होगा। कहेगा, देखिएगा कि ऐसे कौन से राशि जिनके मात्रक होते नहीं, जिसके बीमा होते नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा, विकृति हो, अपवर्तनांक हो, अपेक्षिक घनत्व हो, कोण हो, घन कोण हो, आवर्धन क्षमता हो, ये आवर्धन क्षमता होना चाहिए, आवर्धन क्षमता हो, दूरी प्रवणता हो, आपेक्षिक विद्युशीलता हो, आपेक्षिक चुंबकशीलता हो, इन सब के कोई मात्रक ना तो कोई विमीय सूत्र, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, चाहे रेलवे ग्रुप बी में। आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जब इसको हल कराते हैं तो वहां पर पूछा गया है ऐसी कौन सी राशि जिनके मात्रक नहीं होते, ये ज्यादा पूछा गया। अपेक्षिक घनत्व की बात करा है, कहीं अपवर्तनांक भी बात की है। ठीक है, ये सब राशियां पूछी जा सकती है, ऐसे कौन सी राशि जिनके ना तो मात्रक होते ना तो विमीय सूत्र होते हैं, तो इन सब राशियों का नाम होता है। यहाँ पर गुप्त ऊष्मा, गुरुत्वीय विभव, ऊष्माधारिता, इनका L² T घात कितना होता है, 2 होता है। इस तरीके से हम इनका बता सकते हैं कि राशियां क्या है मात्रक में या विमीय सूत्र में क्या है, बराबर है। चलिए, कुछ राशियां ऐसे जिनका प्रयोग आपसे भी पूछा जाता है कि एक यंगस्टार में कितना मीटर होता है, तो दोस्त 10 की घात माइनस 10 मीटर होगा। एक फर्मी, एक फेम्टो में 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। एक नैनोमीटर की बात की जाए तो एक नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर 10 की घात माइनस 6। अगर एक पिकोमीटर की बात की जाती है तो एक पिकोमीटर में तो 10 की घात माइनस 12 मीटर होता है। अगर एक मिलीमीटर की बात की जाती है तो 10 की घात माइनस 3 मीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आता है दोस्त, लाइट ईयर, जिसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो जो सूरज की किरणें होती हैं, जब ये अपने निर्वात में प्रवेश करता है, जहां पर हवा नहीं होता, जब निर्वात में प्रवेश करता है, तो निर्वात में प्रवेश करने के पश्चात 1 वर्ष में जितनी दूरी को तय करता है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आपका प्रकाश वर्ष होना चाहिए। तो प्रकाश वर्ष वो चीज होता है, देखिएगा कि प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर में हमने आपसे कहा कि जब यानी प्रकाश 1 वर्ष यानी निर्वात में प्रवेश करता है और 1 वर्ष में जितनी दूरी को तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, एक प्रकाश वर्ष तो 9.46 और गुणे 10 की घात कितना होता है, 15 मीटर होता है। ये तो मीटर में है। अगर यही को किलोमीटर में पूछा जाए, 9.46 गुणे 10 की घात कितना होता है, 12 किलोमीटर होता है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। मीटर में क्वेश्चन देता है दोस्त तो इसको जवाब रखिएगा, अगर किलोमीटर में पूछता है तो इसको जवाब रखिएगा। ये हमारा प्रकाश वर्ष होता है। यानी प्रकाश वर्ष जब सूरज की किरणें निर्वात में प्रवेश करे और निर्वात में प्रवेश करने के पश्चात 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे देखें, एस्ट्रोनॉमिकल होता है जिसको खगोलीय मात्रक कहा जाता है। कभी इसका नाम देगा तो कभी इसका भी नाम रखेगा। और ये क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य की जो माध्य की औसत दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है, मान होता है 1.496 गुणे 10 की घात 10 मीटर होता है। कहीं 11 भी लिखा होता है तो 1.496 गुणे 10 की घात कितना होता है, 10 ठीक है मीटर होता है। यानी वो लगभग आपका देखिएगा जो 15,000 किलोमीटर दूरी होती है। क्योंकि पृथ्वी से आप अगर सूरज की दूरी की बात करते हैं 14,96,00,000 किलोमीटर होता है, लगभग उसको 15 करोड़ किलोमीटर ही मान के रखा जाता है। तो वही दूरी यहाँ पर औसतन दूरी उनकी बताई गई है। ये पारसेक होता है। अच्छा, ये तीनों ही दूरी के मात्रक होते हैं जिसमें सबसे बड़ा मात्रक पारसेक को माना जाता है। तो पारसेक आपका भी दूरी का मात्रक होता है, यह सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और एक पारसेक में ध्यान रखिएगा 3.086 गुणे 10 की घात कितना होता है, 16 मीटर होता है। और एक पारसेक में प्रकाश वर्ष के रूप में कभी पूछ लेता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी दूरियां होती हैं जिनमें दूरी को मापने के सारे यंत्र इनको प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मात्रक माना जाता है वो किसको माना जाता है, पारसेक को माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका होता है, जो कि समानता का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत में आपको क्या बताया जाएगा कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा आपस में हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक पद का बीमा और आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जरा उनको समझाते हैं। जैसे देखिए, आपको पता है कि गति का अगर पहला समीकरण लिया जाए, गति का पहला समीकरण लिखा जाए तो होता है v बराबर u प्लस क्या होता है at।
V बराबर U प्लस क्या होता है AT होता है। तो आपको देखना है समांगता का सिद्धांत यहाँ पे लगाना है। समांगता सिद्धांत में हमें बताया जाता है कि LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। जिधर मतलब अगर इधर आप विमीय सूत्र इसका निकालते हैं तो इधर भी विमीय सूत्र उतना ही होना चाहिए, क्योंकि LHS RHS है, यानी अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये क्या होता है समय होता है। अगर हमने गति का पहला समीकरण यहाँ पर लिखा है तो समांगता का सिद्धांत कहता है कि अगर इनका विमीय सूत्र रखते हैं तो LHS RHS के क्या होगा बराबर। अगर LHS RHS के बराबर होता है दोस्त तभी आप कहेंगे सूत्र सत्य, अन्यथा सूत्र क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। तो इनसे आप सूत्रों की जांच भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि V बराबर U प्लस आपके पास क्या है AT। चलिए अब वेग है तो वेग का क्या होता है LT माइनस क्या होता है 1 होता है, तो ये LT माइनस कितना होगा 1 होगा। चलिए प्रारंभिक वेग है तो इसका भी LT माइनस कितना होगा 1 होगा। त्वरण का कितना होता है LT घात माइनस 2 होता है और समय का क्या होगा T होता है। तो ध्यान रखिएगा LT घात माइनस 1 और यहाँ पर LT घात माइनस 1 और आपको पता है यहाँ पर प्लस 1 हाथ लगा है तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा LT घात माइनस 1 हो। समानता तो यही तो बोलता है कि समान चीज आप देखेंगे जुड़ता, भले प्लस में यहाँ पे लगा लेकिन ये 2 बार नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा एक ही बार इस राशि को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो LT घात माइनस 2 बराबर LT घात माइनस कितना आएगा LT घात माइनस 1 आएगा। हम कह सकते हैं कहता है LHS बराबर क्या होता है RHS। इसका मतलब है कि हमारा सूत्र क्या है सही है। तो समानता के सिद्धांत में समान विमा को जोड़ा ही घटाया जा सकता है, विपरीत राशि को जोड़ और घटाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर समान विमीय राशि है इनको जोड़ और घटा सकते, जब विपरीत होता है जिनको जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। ये आपका समानता हो जाएगा। कुछ देखिए प्रीफिक्स आपका कुछ सिंबल है 10 की घात के रूप में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर एक्सा की बात की जाती है, पेटा है ना, देखिए 13 ये आपका देखिए एक आपका एक्सा पेटा और आपका क्या होगा 13, ये आपका 13 यहाँ पर 13 शब्द आपका लिखा रहेगा 13 और गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको हेक्टो आटो। तो यहाँ पर आप पीको की बात कर ले, हेक्टो या नैनो या माइक्रो या मिली की बात कर ले। ये राशियां हैं जो राशियां आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। मिली में आपको ये भी हमने पीछे बताया माइक्रो में होगा, नैनो में ये जाएगा, पीको में ये जाएगा, फेम्टो में ये जाएगा। इन राशियों को फिर देखिए जैसे एक मेगा की बात कर ले तो एक मेगा में 10 की घात कितना होता है 6। तो इस चीज को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, कुछ यहाँ पर देखिएगा कुछ तथ्य यहाँ पर भी लिखे गए हैं। जैसे एक चंद्रशेखर सीमा की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है, देखिएगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है कि सूर्य का द्रव्यमान निकाल लीजिए और सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा एक चंद्रशेखर सीमा मिल जाता है, ठीक है। एक CSL के बराबर भी लिखा जाता है। तो सूर्य का द्रव्यमान जितना हो उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या पता चल जाता है एक चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 1.98 देखिए यार तो गलत ये 6 रहेगा दोस्त। 5.972 देखो 5.972 सर जी। और ई पीडीएफ और डब्ल्यूपीएस में करे एक ही वजह से आई नीचे वाके कट गया है, नहीं तो वही कुछ से भी ऊपर होते इतना तो ना कटा। देखिए जैसे एक चंद्रशेखर सीमा है आपका, एक चंद्रशेखर सीमा क्या होगा जैसे सूर्य का जो द्रव्यमान होगा उसमें अगर 1.4 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या पता चल जाएगा एक चंद्रशेखर सीमा। अब जैसे यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान की बात कर रहा है तो जो पृथ्वी का आपका द्रव्यमान है वो पृथ्वी का द्रव्यमान जो यहाँ पे लिखा है 1.98 तो 1.98 नहीं बल्कि कितना होगा 5.67 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर कितना रखेंगे केजी रखा जाएगा। और जो सूर्य का द्रव्यमान होगा वो 1.98 गुणे कितना होगा 10 की घात कितना
30 किलोग्राम रखा जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, औसतन द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा, सूर्य का द्रव्यमान हो जाता है। ये द्रव्यमान को अगर यहाँ पे आप रख के गुणा कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाता है, एक चंद्रशेखर सीमा पता चल जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका लिखा है आगे क्या पॉइंट है कि परम शून्य ताप पर वह तापमान जिस पर सभी गैसों का आणविक गति शून्य हो जाती है, आयतन भी शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान जो होता है 0 केल्विन पर 273.15 डिग्री कितना होता है, सेल्सियस होता है। तो परम शून्य ताप पर जो मान होता है 0 केल्विन पर, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो सेल्सियस में कितना होगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। एक कैलोरी में देखिए, एक कैलोरी में 1.867 जूल या अप्रोक्सीमेट लगभग कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी देखिए एक कैलोरी में 1.867 जूल या लगभग में आप देखेंगे 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल कितना होता है, 239 जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 की घात कितना होता है, 6 जूल होता है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट या 745.6 है ना, 745.69 ये आपका क्या हो जाएगा, वाट आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका वाट रहेगा। ठीक है, एक अश्व शक्ति में हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो क्लास यहाँ पर रहेगा वो मात्रक मापन था। ठीक है, तो आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हमने आपको पूरी थ्योरी आपको कंप्लीट करा दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, वो आपका हो सकता है कि आपका सदिश और क्या रहेगा, अदिश वाला चैप्टर रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराना है, जो चाहे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो। तो अगर आपको थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को आसानी से क्या करेंगे, कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।